day they learn. They learn from every patient. They learn from their juniors. They learn from their colleagues. So this is a process which has been facilitated by many. Thank you very much, Hilton Pharma. They have chosen a very important topic for the awareness and for the basic knowing about how to manage this menace. Menopause is a thing which is perhaps can be said a nightmare for every female. Every female has to pass through this. So what are the ordeals they face? We'll talk about that. It is a key time in life of a woman, defined as women's final and last menstrual period. And confirmation, it is a retrospective diagnosis when for 1 year she's not had her menstrual cycle or regular periods, then that can be a confirmed diagnosis of menopause. क्यों शुरू होता है? क्या होता है कि अचानक जिस्म के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, पीरियड्स कम हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ओवेरियन फंक्शन विद लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन. ओवरीज का काम है 2 हार्मोन्स बनाना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. 2 मेन हार्मोन्स है. अगर वो रेगुलर बनाते रहेंगे तो बॉडी के सारे फंक्शन रेगुलर रहेंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर होगा, कंसेप्शन भी रेगुलर होगी, प्रेगनेंसी भी होगी और सब चीजें ठीक होंगी. More so, the appearance of a female, what females look like, their external appearance, it is also dependent directly on estrogen. So it is the estrogen or the decline of estrogen which is the root cause for all the problems. Not only the physical problems, many psychological problems also occur along with these changes. All those physiological as well as psychological problems during this time, they have significant effect on women as a whole, and it affects every function of the body, mental, physical, both functions, and in every which way the woman is affected. There are different descriptive terms for menopause. Menopause, as you all know, it is a Greek word, means last, and periods, so last menstrual period. But there are other terminologies like perimenopause or climacteric, pre-menopause, post-menopause, premature menopause. बहुत सारी ऐसी चीजें भी सुनने में मिलती हैं. तो perimenopause जो in Asian female, the average age of menopause क्या है? 50 plus minus 1 to 2 years. ये Asian females के अंदर usually है. लेकिन एक range है, वो 45 तक भी जा सकती है, उधर से अप टू 55 तक भी इट मे फॉल इनटू नॉर्मल कैटेगरी. तो पेरीमेनोपॉज वो पीरियड है जो पीरियड्स बंद होने से पहले, माहवारी बंद होने से पहले का जो पीरियड है, इमीडिएट बिफोर दैट पीरियड इज कॉल्ड पेरीमेनोपॉज. एंड दिस टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन. ओवरीज जब अपना डिक्लाइन शुरू होता है तो वो पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है, और उस पेरीमेनोपॉज में बहुत सारे मसाइल आते हैं. पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं, रेगुलरली इर्रेगुलर हो जाते हैं, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर हो जाते हैं. सो बहुत से पैटर्न्स हैं जो समझ ही नहीं आती कि ये हो क्या रहा है. और पोस्ट मेनोपॉज जब रेगुलरली ये पता चल जाए कि 1 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए पीरियड्स नहीं आए और उसके लिए एज सच किसी क्लिनिकल किसी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की भी जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो 1 साल अगर पीरियड्स नहीं आए obviously without any medication taken, so then that is a confirmed diagnosis of menopause until proved otherwise. Average age of menopause, as I have already told, is 51 with a range of 45 to 55 years. एक अभी बात की थी कि प्रीमेच्योर का मतलब क्या है कि 40 साल से भी पहले, परहैप्स 35 इयर्स की एज में पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ गई है, पीरियड्स नहीं आ रहे, माहवारी नहीं आ रही, प्रेगनेंसी के चक्कर में पता चल रहा है कि बिल्कुल ही पीरियड्स नहीं है. तो उसके लिए भी देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट. समटाइम्स उसकी कोई प्राइमरी रीजन होती है, समटाइम्स बाद में डेवलप हो जाती हैं. लेकिन जो मेन कॉमन मोटी मोटी चीजें हैं
उसके अंदर एक तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, समटाइम्स दीज ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि थायराइड के प्रॉब्लम्स है, हाइपर थायराइडिज्म, माइस्थीनिया ग्रेविस, एडिसन डिजीज वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं विच कैन ऑल्सो इफेक्ट द pituitary, leading to the effect on the menstrual cycle. And different enzyme deficiencies है, galactosemia है, 21 hydroxylase deficiency है, that also affects the cycle regularity. And then chromosomal anomaly जो कि by birth ही होती हैं, जो later on जब patient होता है तो primary amenorrhea को diagnose करते करते हमें पता चलता है कि underlying cause ये है. सेकेंडरी रीजंस बहुत सारे सर्टन इन्फेक्शंस हैं, बैडली कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शंस जैसे हो जाती हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, ये डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं, मलेरिया है, ये वेरिसेल है. दीज इन्फेक्शंस कैन आल्सो गिव द एमेनोरिया और सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. और अगर सर्जिकल रिमूवर हो गया है, ओवरीज के समेत रिमूव किया गया, उसमें भी है. बाज़ औक़ात आइट्रोजेनिक कॉजेज है कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पेशेंट ने ली है, ओवरीज इफेक्ट हो गई हैं तो उससे ओवेरियन फंक्शन फर्क पड़ जाता है और पीरियड्स नहीं आते. स्टेजेस ऑफ मेनोपॉज, ये ग्राफ है जो कि हमें ये शो कर रहा है कि दे आर डिफरेंट स्टेजेस. स्टेज में क्या है कि जैसे एस्ट्राडायोल लेवल आप देख रहे हैं, ये पॉइंटर है, इज दिस पॉइंटर, ये आप देख रहे हैं जैसे ये एस्ट्राडायोल लेवल है. और प्री मेनोपॉज में जहां हमारा एस्ट्राडायोल लेवल था, जैसे ही हम इस एज रेंज के बाद आए तो फिजियोलॉजिकली इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. अब पेरी मेनोपॉज वो पीरियड है जिसमें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो साइकिल की रेगुलर इरेगुलर दोनों पैटर्न आपको नजर आते रहेंगे. और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉर अ फीमेल टू अडॉप्ट this the changes which are related with this. यूं ही फिर उसके बाद आगे एक लेटर पार्ट में जाते हैं मेनोपॉज में, तो ये बिल्कुल एक फ्लैट लेवल पे आ जाता है. एंड इन पोस्ट मेनोपॉज द लेटेंट इफेक्ट इसका जो चल रहा होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वियर ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो लेवल थोड़ा बहुत ओवरी से आ रही होती है ईस्ट्रोजन, वो भी डिक्लाइन कर जाती है एंड देन इट फ्लैटन्स आउट. अब ये तो हो गया मेनोपॉज, लेकिन इसके इफेक्ट्स कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, फौरन क्या आते हैं, दरमियान में क्या आते हैं, लेटर क्या आते हैं और सारी जिंदगी क्या साथ चलते हैं. आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज एवरी फीमेल इज हैविंग द इफेक्ट्स रिलेटेड टू मेनोपॉज. तो उसको हमने डील कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है. आपके पास आई एम श्योर के डेली बेसिस पे बहुत सारी खवातीन ऐसी आती होंगी जो इस तरह की कंप्लेन के साथ आएंगी, मुझे सर्दियों में भी गर्मी लग रही है, मेरी नींद खराब हो गई है, मेरा मूड हर वक्त खराब रहता है, मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मुझे बातें भूल जाती हैं, मैं कमरे में कुछ लेने गई थी तो मैं भूल गई मैं क्या करने गई थी, मेरे लिए बाज़ औक़ात पेशाब को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे जोड़ों में दर्द होती रहती है, मुझे बिला वजह सर दर्द शुरू हो जाती है, मुझे बाज़ औक़ात मुझे कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आती, मेरा माइंड कन्फ्यूज हो जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर directly indirectly related to the fall in the level of estrogen, which is because of menopausal changes. तो पहले 5 सालों में सबसे ज्यादा पहली चीज जो आती है वेजोमोटर सिम्टम्स. अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ द फीमेल फेस दिस प्रॉब्लम्स. और उसमें होता क्या है, हॉट फ्लैशेस, फीलिंग ऑफ इंटेंस हीट एंड स्वेट इन द फेस. अचानक बहुत गर्मी लगी, बहुत तेज पसीना आया, गर्दन पे पसीना आया और चेस्ट पे आया और फ्लश्ड हो गया, पूरा आपको लगा कि जैसे बहुत ज्यादा, कि सर्दियों में भी जो कहते हैं जी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है. और लेकिन इसकी ड्यूरेशन वेरिएबल होती है, इट मे लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड, मे बी अ मिनट, और वेरिएबल है, इंटरवल भी वेरिएबल होता है, इट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. इसी तरह नाइट स्वेट्स जो होते हैं, रात के वक्त सोए से पसीना आया, आंख खुल गई और फिर सारी रात जागते गुजर गई. ये भी बहुत कॉमन कंप्लेन है जो शायद आप सब सुनते होंगे पेशेंट से. तो ये क्या होता है, इससे स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और इनसोम्निया तक नौबत आ जाती है. मूड स्विंग्स, कोई भी बात बहुत जल्दी बुरी लग गई, टॉलरेंस कम हो गई, इरिटेबिलिटी हो गई, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, टायर्डनेस हो गई, बातें भूल गई, पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता वेजोमोटर के बाद ये चीजें सामने आनी शुरू हो जाती हैं. डिक्रीज लिबिडो इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अपीयरेंस में स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, थिनिंग ऑफ हेयर हो जाती है. ये सारी की सारी क्या है, मेनोपॉज की मेहरबानियां हैं. फिर जो जो सिचुएशन आगे जाती है,
वैसे वैसे मामला और बिगड़ता चला जाता है और चीजें गहराई में जानी शुरू हो जाती हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स भी जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है विच में बी नॉट अ न्यू, रिलेटिवली न्यू, GSM, विच इज कॉल्ड जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज। इसके अंदर क्या होता है कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं वो सब इफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। वो कैसे? अगर हम यूट्रस की एनाटॉमी देखें तो यूट्रस के आगे बिल्कुल ब्लैडर पड़ा हुआ है और ब्लैडर और यूट्रस के दरमियान कनेक्शन जो है डिफरेंट लिगामेंटस सपोर्ट्स हैं जिन्होंने यूट्रस को, ब्लैडर को पकड़ के रखा हुआ है। और यूरिथ्रा के अराउंड भी जितने लिगामेंट्स हैं वो, उनकी अगर आप एनाटॉमी देखें तो वो सब के सब लैटरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली एक दूसरे से एडहेरेंट है। जब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता एजिंग की तरफ जाती है, ओवेरियन फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जाता है, तो क्या होता है? डिक्लाइन। किस चीज का डिक्लाइन हुआ? हार्मोन्स का। कौन से हार्मोन्स का? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ये जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने लिगामेंट्स हैं, जितने मसल्स हैं, बॉडी का फेशिया है, इट इज ऑल ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट। तो जब ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो दोज लिगामेंट्स एंड सपोर्ट स्टार्ट्स टू लैक्स, स्टार्ट्स टू सैग एंड स्टार्ट टू डिसफंक्शन। और वही टाइम होता है जिस वक्त GSM शुरू हो जाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जेनिटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, UTIs बार बार होनी शुरू हो जाती हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज बार बार होना शुरू हो जाता है, और रिकरेंट frequent vaginal infections, urinary tract infections lead to many other problems। और वही टाइम है जिस वक्त सबसे बड़ी कंप्लेन आती है कि मेरी हर वक्त कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। What does it indicate? Urogenital prolapse, milder degree, moderate degree, severe degree, patient to patient vary करते हैं कि उसकी obstetrical history क्या है, लेकिन invariably this is also the complaint which most of the patients they tell about these things। तो ये वो चीजें हैं जो मेनोपॉज सेट हो गया 50 से 55 के दरमियान आप ये सारी बातें सुन रहे हैं। पहले आपने सबसे पहले हॉट फ्लैशेस की बातें सुनी, नाइट स्वेट्स की बातें सुनी, और उसके बाद आपने ये वेजाइनल ड्राइनेस पे आ गए, सोरनेस आ गए, डिस्पारोनिया आ गया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ गई, पुअर और वीक ब्लैडर कंट्रोल आ गया। ये सारी चीजें ग्रेजुअली बिल्टअप हो जाती हैं। और पीरियड आगे चला, जब और आगे चलता है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर के हिस्सों को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, बॉडी के सिस्टम्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होता है, बोन्स इफेक्ट होती हैं, बोन्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं, हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, टूटने का खदशा बढ़ जाता है, और इस्केमिक हार्ट डिजीज का इफेक्ट ज्यादा। वो क्यों हो जाता है? Why? It is said that the incidence or the chances of having ischemic heart disease is more in male gender as compared to female. But in menopause, जैसे ही वो सेट इन होता है, हमारा लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाता है। हमारे लिपिड प्रोफाइल में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से कि लिपिड्स जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, उनकी रेशियो कम होती है, स्पेशली लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो वेरी करती हैं और उसमें टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। सो दैट इज हाउ मेनोपॉजल के अंदर इफ दे आर नॉट ट्रीटेड टाइमली प्रॉपरली तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस हायर हो जाता है। एंड देन मेमोरी लॉस, भूल गई चीजें, बात याद नहीं रही, कंसंट्रेट नहीं कर सकती, ब्रेन फॉग, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। एंड दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन, क्योंकि हमारे माइंड में जितने भी ब्रेन के अंदर भी जो सेल्स हैं वो सारे ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, उनको खुराक नहीं मिलेगी तो वो कमजोर ही हो जाएंगे ना। अब करना क्या है? ये तो बहुत सारा एक लंबा सा प्रॉब्लम हो गया कि मेनोपॉज ने ये भी कर दिया, मेनोपॉज ने स्किन भी खराब की, बाल भी किए, मूड भी किया, हार्ट भी किया, बोन्स भी कर दी, यूरोजेनिटल कर दिया, कार्डियोवैस्कुलर कर दिया। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? बहुत सारी खवातीन हमारी जो हैं उनका ये एटीट्यूड है कि जी ऐसे होना ही सी। इसका क्या मतलब है? बिकॉज दे हैव सीन देयर एल्डर्स ग्रोइंग विद दिस, लाइक लिविंग विद दिस एगनी ऑफ डिप्राइव्ड
और लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन, और वो इस सारे प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। उनमें चाहे वो प्रॉब्लम नींद का है, चाहे वो प्रॉब्लम इरिटेबिलिटी का है, चाहे वो वीकनेस है, चाहे वो यूरिनरी है, दे थिंक दे हैव टू लिव विद दिस। मेरा ख्याल है हमें ये एटीट्यूड सबको चेंज करना है। करना क्या चाहिए? सारी की सारी चीजें जब आपको इनमें से लिस्ट में से कोई एक भी चीज अगर पेशेंट बताती है तो दैट इज अ कैंडिडेट ऑफ मेनोपॉज। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराने चल पड़े, क्योंकि ये है क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपने उसकी हिस्ट्री ली, उसने आपको बताया, बातचीत हुई, पेशेंट आपके सामने है, यू एग्जामिन इट एंड यू मेक द डायग्नोसिस, दैट इज द एंड ऑफ इट। कोई उसके लिए बहुत ज्यादा कोई लंबे चौड़े टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, अनटिल अंदर आपने कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑप्शन उसके लिए डिसाइड किया तो है, अदरवाइज नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ये देख लिया, क्लिनिकल डायग्नोसिस बना लिया। अगर उसका साइकिल इरेगुलर भी चल रहा है और स्पॉटिंग ऑफ एंड ऑन हो रही है, कुछ है, बिल्कुल बंद भी नहीं हुआ, तो उसको आप पेरीमेनोपॉज के तौर पे ट्रीट करेंगे, उसको भी ट्रीटमेंट के बगैर नहीं छोड़ा। तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के जो सारे सिम्टम्स हैं उनको आपको रिलेट करें कि उसमें वेजोमोटर भी आ गया, इसमें हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट, जो है वो सबको फॉर्मुलेट करें, मेक योर डायग्नोसिस, काउंसल योर पेशेंट एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। करना क्या है मेनोपॉज में? करना यही है कि पेशेंट को आपने डिफरेंट लेवल्स पे ट्रीट करना है। एज ऑलवेज जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कहते हैं ना कि ये साइकोसोमैटिक है, यानी यहां से शुरू होता है और फिर हमारे विसरा पे, बॉडी पे जाके असर करता है। तो सेम इज द केस हियर कि आपने पेशेंट को सबसे पहले उसकी काउंसलिंग के बाद उसका लाइफस्टाइल मैनेज करना है। वो खाती क्या है, वो उठती कब है, वो सोती कब है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसके घर में माहौल क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, एंजाइटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। गो डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ द डिटेल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, वो लेके पेशेंट का उसके अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है फॉर्मुलेट करें। लाइफस्टाइल भी आएगा उसमें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी आएगी उसमें, ट्रेडिशनल मेडिसिन भी आएगी उसमें, सपोर्टिव थेरेपी भी आएगी उसमें, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आएगा उसमें, नॉन हार्मोनल भी आएगा और उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी आएगा। इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट के कौन सा पेशेंट किस चीज का कैंडिडेट है। कोई सबके लिए एक ट्रीटमेंट नहीं है, जैसी इंटेंसिटी है, जैसी कंप्लेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। यू कैन ऑफर दोस मोडालिटीज टू योर पेशेंट एंड शी कैन ऑलवेज चूज आउट ऑफ दैट। So management starts with lifestyle modification, then complementary treatment, and then you proceed on to the medical, leading from non-hormonal to hormonal treatments. Lifestyle modification, you're all doctors, you know कि उसके अंदर mainstay कि you are what you eat. वही आपका है एनर्जी है, वही आपका स्टेमिना है। So well balanced diet है, diet should be, ideally it should be a fresh simple diet. The idea is to make or keep your body alkaline. Body अगर आपकी acidic हो जाएगी तो उसके अंदर मसाइल बढ़ेंगे। So what you have to do is you have to choose alkaline foods. जितने freshly made foods हैं, natural foods हैं, वो सब alkaline है। जितना processed meat है, जितना या processed जो डब्बे में बंद और चीजें इस तरह पैक्ड वाली मिलती हैं, majority of those are acidic, so avoid all those. इसके अलावा भी जितनी अनहेल्दी चीजें, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, a long list है, those all should be avoided. Weight training, weight management, exercise and supplements, ये सब वो चीजें हैं which you all know. Now we come to the complementary treatment. कि ड्रग फ्री ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी मोडेलिटीज हैं जो कि अवेलेबल हैं, लोग करते हैं, उसका इफेक्ट है और वो उससे उनको फायदा भी होता है। जैसे कि ऑक्यूपेंक्चर, ऑक्यूपेंक्चर सुना हुआ है किसी ने? बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल चाइनीज एक फॉर्मूला है और उसमें क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट एरियाज को, प्रेशर पॉइंट्स को सिमुलेट किया जाता है ताकि एनहांस करें वहां पर लोकल ब्लड सप्लाई। द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि जब भी ब्लड सप्लाई एनहांस होगी, हार्मोनल लेवल रेगुलेट होगा। जितना हार्मोनल लेवल रेगुलेट होगा उतनी बॉडी जो है वो बैलेंस में आ जाएगी। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दैट। रिफ्लेक्सोलॉजी, इसके अंदर भी डिफरेंट, अगर आप देखें बाजुकात के बॉडी के ऊपर, हाथ पे या पांव पे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं विच आर लिंक्ड विद डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, तो उसको भी वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडेलिटी यूज किया जाता है विच इज क्वाइट इफेक्टिव इन अ नंबर ऑफ पेशेंट्स। देन हिप्नोटिज्म,
कभी आप में से किसी ने अपने पेशेंट के साथ हिप्नोटिज्म ट्राई किया? एक्चुअली हम सब डॉक्टर्स हिप्नोटाइज करते हैं अपने पेशेंट। अगर हम हिप्नोटाइज ना करें, हमारा मरीज हमारे पास क्यों आएगा? जो पेशेंट एक दफा, आप सब फैमिली फिजिशियंस बैठे हुए हैं, जो पेशेंट एक दफा आपके पास आएगा, उसको नजला है, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, उसके पेट में दर्द है, उसको कोई गायनी का मसला है, उसको कोई सर्जरी का मसला है, उसको वो आना उन्होंने आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपने उनको हिप्नोटाइज कर दिया हुआ। हिप्नोटाइज ये एक अच्छी चीज है कि आपने अपने पेशेंट के साथ वो 1 to 1 आई टू आई कांटेक्ट बनाया, माइंड टू माइंड कनेक्शन बनाया, और आपकी एक रेपो उसके साथ डेवलप होगी। अब हिप्नोटिज्म उससे एक स्टेप ऊपर है कि आप जाएं और पूरी की पूरी कंसंट्रेशन, अटेंशन उसके अपने ऊपर फोकस कर लें, और आप उसको जो भी कहें वो कहेगा कि ये ठीक है। सो दिस इज द हिप्नोटिज्म। लेकिन हम लोग हिप्नोटाइज करते हैं तो मरीज हमारे पास आते हैं, विच इज क्वालिटी ऑफ अ डॉक्टर। हर्बल ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट्स, ब्लैक कोहॉश, जिनसेन, आइसोफ्लेविन्स, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, सेंट जॉन वॉक, ये सारी वो चीजें हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर, most of them are considered to be estrogen precursors. हम ईस्ट्रोजन नहीं दे रहे, हम हार्मोन नहीं दे रहे, लेकिन हम प्री हार्मोन दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये क्वालिटी रखी हुई है कि जब ये चीजें कंज्यूम की जाएंगी तो बॉडी के अंदर जाके ये चीजें कन्वर्ट होके उस हार्मोन को प्रमोट करेंगी जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी चीजें आए। तो इस वक्त क्या डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी ईस्ट्रोजन की है, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, मसल, लिगामेंट, फेशिया, सबको वीक कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी डाइट में जो कि प्रो ईस्ट्रोजन समझी जाती हैं। जैसे सौंफ को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ईस्ट्रोजन प्रिकर्सर है। यही वजह है कि हमेशा क्या होता है कि जैसे अगर किसी भी माइंड ब्लॉक हो गया है, कंसंट्रेशन कम में कुछ है, तो कहते हैं इतनी सी सौंफ खिला दें। वो क्यों होता है? वो एकदम से आपको बूस्ट कर देती है। इसी तरह ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं, दीज आर ऑल कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल टुवर्ड रेगुलेटिंग। और वो ये क्या करते हैं, वहां जाते हैं, बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स तो मौजूद हैं, वो तो कहीं नहीं गए, ये वहां से ईस्ट्रोजन को जहां जहां से ये होगी ये उठाएगी, ये कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को ईस्ट्रोजन में, एंड देन दैट इज डिपॉजिटेड ऑन दो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। इसके अलावा यही नेचुरल हार्मोन जैसे फाइटो ईस्ट्रोजन है, इसको भी कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन जेल है, वो भी इसी पर्पस के लिए, और डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेनिडाइन एसीटेट, ये भी एक हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर जाके ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में टेस्टोस्टेरोन इज मोर इंपॉर्टेंट as far as estrogen is concerned, तो टेस्टोस्टेरोन भी उतना इंपॉर्टेंट है फीमेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। Phytoestrogens, I have already told, I think I am running short of time. So the management options के आपने ये देखी, ये इसके बाद कुछ ऐसी ऑप्शन हैं जिसमें अल्फा एड्रेनर्जिक हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, और सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स हैं, जो कि बहुत सारे आप यूज भी करते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के पेशेंट के लिए भी होते हैं। वो भी क्या होते हैं कि वो ईस्ट्रोजन नहीं है, लेकिन वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को यूज करके अपनी एफिकेसी को बढ़ाते हैं। And finally, hormone replacement therapy, which is the mainstay of treatment. This treatment is mainly individualized. Whenever you go or opt for this treatment, you have to select your patient very carefully. इसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, स्टिबुलोन, ये सारी चीजें हैं जो कि ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इंटरनेशनल मेनोपॉज सोसाइटी ने एक लेआउट दे दिया कि जब भी आपने करना है तो आपने इसको सिलेक्ट कैसे करना है। इसको आपने सेलेक्ट करना है कि हेल्थ ऑफ पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड लोएस्ट पॉसिबल डोज, दिस इज द प्रोटोकॉल विच शुड बी फॉलोड, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको स्टार्ट करें एंड देन पेशेंट की इसके साथ डील करें। ईस्ट्रोजन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन है, माइक्रोनाइज ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्राडायोल है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन है, a long list of estrogen and progesterones which are available। ये वो लिस्ट मैंने लिखी है which are available in पाकिस्तान। और इसके अलावा और ऑप्शंस हैं, मोडेलिटीज हैं। कहा जाता है कि अगर आप कंसिडर करें कि ईस्ट्रोजन का सोर्स
फीमेल्स के लिए पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रांसडर्मल, विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो ट्रांसडर्मल आप जेल्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और पैचेस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली द ईस्ट्रोजन पैचेस बट ऑल्सो द टेस्टोस्टेरॉन पैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ फीमेल, स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉज, लेटर पार्ट ऑफ मेनोपॉज। और डिफरेंट रिजीम्स हैं, आपने जैसे कंटिन्यूस रिजीम से भी दे सकते हैं, कंटिन्यूस कंबाइंड रिजीम से भी दे सकते हैं, और कंटिन्यूस इन इंटरप्टेड रिजीम से भी दे। इंटरप्टेड में देंगे, एड ऑन करेंगे तो उसमें साथ विड्रॉल हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे डोंट वांट विड्रॉल, सो कंटिन्यूस रिजीम इज द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल रिजीम अमंग्स ऑल द फीमेल्स। नॉट रियली, उसके लिए यही है कि आप पेशेंट को सिलेक्ट करें। ये जो स्लाइड आई है इसके अंदर है ही है कि मेडिकल हिस्ट्री ले आप पेशेंट की, उसकी असेसमेंट करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करें, बेनिफिट्स को डिस्कस करें, उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन एंड देन मैमोग्राफी इफ रिक्वायर्ड। ये सब करने के बाद आप फैसला करें कि उसको आपने क्या देना है। और कुछ इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, देयर आर फ्यू रिलेटिव, देयर आर फ्यू एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि आप किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, किसको देने के बारे में सोच सकते हैं, दे आर देयर। HRT प्रेपरेशंस ओरल भी हैं, वेजाइनल क्रीम्स भी हैं, ईस्ट्रोजन पैचेस भी हैं, ईस्ट्रोजन जेल्स भी हैं। तो हमें सबसे ज्यादा यही देखना है कि हम ऐसी चीज दें, क्योंकि जितनी भी ईस्ट्रोजन है उसका जो बाईपास है वो लिवर के थ्रू होता है। तो अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो वो हम सिर्फ पैचेस और जेल्स की फॉर्म में कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। साइड इफेक्ट भी HRT के होते हैं, ईस्ट्रोजन के अलग से साइड इफेक्ट्स हैं, प्रोजेस्टेरोन के अलग से हैं। जब भी आप पेशेंट को दें उसकी काउंसलिंग प्रॉपर करें एंड डू टेल ऑल द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स टू द पेशेंट सो दैट दे शुड नॉट बी वरीड आफ्टर द ट्रीटमेंट। और उसके बेनिफिट्स जो हैं इमीडिएट तो होंगे ही होंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी इसके आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो ऑलरेडी है, जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो जिनकी डायरेक्टली फैमिली हिस्ट्री ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट मैलिग्नेंसीज की है, दोज पेशेंट्स में नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट मोडेलिटी। और फाइनली एनुअल रिव्यू आपने करना है, जिसमें इनको पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर, रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, विजाइनल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड एंड लिपिड प्रोफाइल्स आर इंपॉर्टेंट। सो द टेक होम मैसेज इज कि जब भी पेशेंट जो है मेनोपॉजल सिम्टम्स के साथ आपके पास आती है तो शी मस्ट बी ट्रीटेड, शी मस्ट बी मैनेज्ड। मैनेजमेंट की बहुत सारी ऑप्शंस है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि हमारी खवातीन ये कहती हैं अगर हम हार्मोन देंगे, ईस्ट्रोजन लाएंगे, सन कैंसर हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप बहुत सारी, और कर्टसी हिल्टन फार्मा उन्होंने बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल कराई हैं, जो इसमें के फाइटोएस्ट्रोजन, ब्लैक कोहॉश की ऐसी क्वांटिटीज अवेलेबल हैं विच आर वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग वेजोमोटर and all the the symptoms of menopause and perimenopause. So thank you very much. This was all about menopause.